हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लुक बैक इन एंगर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो है वो है लुक बैक इन एंगर रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ एंगर इन द पोस्ट वार यंगर जनरेशन डिस्कस। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि युद्ध के बाद युवाओं का जो गुस्सा था वो जो है लुक बैक इन एंगर में दिखाया गया है, और उनके जो गुस्सैले विचार थे उनको जो है लुक बैक इन एंगर में दिखाया गया है। इसको जो है डिस्कस कीजिए, यानी कि इसकी जो है चर्चा कीजिए। तो इसके आंसर को हम चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है मूड एंड एंगर ऑफ द यंगर जनरेशन आफ्टर द वार इन इंग्लैंड। यानी कि युद्ध के बाद जो युवा थे उनका विचार और उनका जो है गुस्सा किस प्रकार से है, इसकी जो है ये हेडिंग है। तो इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद हम लोग देखेंगे लुक बैक इन एंगर गिव्स अस अ ग्लिम्पस ऑफ द मूड एंड एंगर ऑफ द यंगर जनरेशन इन इंग्लैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लुक बैक इन एंगर जो ड्रामा है वह जो है हमें दिखाता है, एक झलक दिखाता है ऑफ द मूड एंड एंगर, यानी कि युवाओं का जो मूड है, विचार है और उनका जो गुस्सा है इन इंग्लैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो युवाओं का गुस्सा है और उनका जो विचार है वो जो है लुक बैक इन एंगर में हमें दिखता है। आफ्टर कमिंग टू पावर द ब्रिटिश लेबर पार्टी इंट्रोड्यूस्ड सम सोशल रिफॉर्म टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट इन देयर कंट्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब युद्ध खत्म हो गया और जब ब्रिटिश लेबर पार्टी अपनी सत्ता में आई तो उसने कुछ रिफॉर्म्स किए, यानी कि बदलाव किए हैं, और एक अच्छा समाज और एक अच्छा सामाजिक राज्य विकसित करने का सोचा। येट सम यंग आइडलिस्ट वे आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन इन सब चीज़ों से जो है जो कुछ यंग आइडलिस्ट थे, यानी जो जवान लोग थे, वो संतुष्ट नहीं थे। यानी कि जो भी सरकार आई उसने जो भी काम किए समाज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, उससे जो है उस समय के जो जवान लोग थे, यंग लोग थे, वो लोग खुश नहीं थे। पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन एज जिमी पोर्टर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपुल यानी कि जो लोग हैं वो खुद को जिमी की तरह ही पाते हैं। यानी कि इतना सारा कोशिश जो लेबर पार्टी के करने के बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं हैं और वो खुद को जिमी की तरह पाते हैं। जिमी किस प्रकार का है? जिमी जो है वो गुस्सैल है और वो समाज से तंग है, वो पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उसको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार का कैरेक्टर है जिमी, और लोग उसी तरीके से अपने आप को पाते हैं कि लोगों को अच्छा काम नहीं मिल रहा है और अच्छे से लोग रह नहीं पा रहे हैं। जबकि लेबर पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने जो है एक अच्छा राज्य बनाने की कोशिश की है और उन्होंने अच्छा राज्य बनाया है। when the play open we find Jimmy speaking in a disgruntled restless manner। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब प्ले यानी कि नाटक की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि जिमी जो है वो बोल रहा है किस तरीके से, गुस्से में, और जैसे लग रहा है कि वह मतलब गुस्से में है और थका हुआ। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है रेस्टलेस, यानी कि वह जो है असंतुष्ट है और एक असंतुष्ट की भावना से जो है वो बात करता है और गुस्सा भी है उसके अंदर। ही इज डिससेटिस्फाइड विद द संडे न्यूज़पेपर्स। वह जो है असंतुष्ट है किससे? संडे न्यूज़पेपर्स, यानी कि संडे के न्यूज़पेपर जो हैं, रविवार के न्यूज़पेपर जो हैं उसको अच्छे नहीं लगते हैं। वह जो है उन बुरे लगते हैं जिमी को, यानी कि जिमी उन्हें पसंद नहीं करता है। ही इज डिससेटिस्फाइड विथ हिज वाइफ एलिसन एंड ही इज डिससेटिस्फाइड विथ हिज फ्रेंड क्लिफ। वह जो है अपनी वाइफ से जो है असंतुष्ट है और उसका एक फ्रेंड क्लिफ है उससे भी जो है वह असंतुष्ट है, क्योंकि दोनों जो है उसकी तरह की बातें नहीं करते हैं। ही कंप्लेन्स दैट द संडे न्यूज़पेपर्स मेक्स वन फील इग्नोरेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जो है कहता है, यानी कि वह रिपोर्ट करता है, कंप्लेन करता है कि जो संडे का न्यूज़पेपर है वो जो है एकदम इग्नोरेंट है, यानी कि बेकार है, उसके लिए एकदम बिना काम का है। His wife Alison, she complains hardly listen to him, but when he start speaking, he keeps on talking। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी वाइफ जो एलिसन है वह कंप्लेन करती है, यानी कि वो भी जो है एक तरह से रिपोर्ट करती है, बोलती है उसकी बातों को सुनने से, यानी कि उसकी बातों को, जो जिमी की बातें हैं वह जो है एलिसन सुनना नहीं चाहती है। बट व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग ही कीप्स ऑन टॉकिंग। मगर जब जिमी चालू हो जाता है बोलना तो वो बंद नहीं करता है, चाहे उससे किसी को दुख होता हो या ना हो। एलिसन जो है उसको कंप्लेन करती है, यानी कि उसको बोलती है, दरख्वास्त करती है कि तुम बोलना बंद कर दो और मैं तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो जिमी है वो जब चालू हो जाता है तो वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। एज फॉर क्लिफ ही इज टू इग्नोरेंट टू अंडरस्टैंड वाट द न्यूज़ पेपर्स से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लिफ के लिए कहा जा रहा है कि यह जो है और भी इग्नोरेंट है, यानी कि यह और भी नहीं समझ सकता है, किसको? अभिज्ञ, यानी कि अज्ञान है न्यूज़पेपर को समझने के लिए।
और न्यूज़पेपर के समझ के कुछ बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो है क्लिफ जो है न्यूज़पेपर को समझ नहीं सकता। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा थोड़ा। अब आगे चलिए और देखते हैं। जिमी इज आल्सो अगेंस्ट क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जिमी जो है वो जाति वर्ग व्यवस्था के भी खिलाफ है, यानी कि जो जातियों का बंटवारा होता है, उच्च जातियाँ, नीच जातियाँ, ऊपर की जात, छोटी जात, इन सब चीज़ों के भी खिलाफ है। ही हिमसेल्फ कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली, वह जो है एक कामगार वर्ग से आता है, यानी कि उन्हें डेली काम करना पड़ता है, जैसे कि मजदूर की तरह। वो जिस वर्ग से आता है उसमें मजदूर वर्ग रहते हैं, कामगार वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसीलिए वजह से जो है वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन से नफरत करता है, यानी कि वर्ग बंटवारे से नफरत करता है। उसको वर्ग बंटवारा पसंद नहीं है कि किसी को कहा जाए कि ये मजदूर हैं और ये बड़े लोग हैं। उसको इस चीज़ से नफरत है क्योंकि वो भी गरीब है। वाइल हिज वाइफ कम्स फ्रॉम अ वेल्दी मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी जो है वो कहाँ से आती है, एक धनी मिडिल क्लास फैमिली से, यानी कि थोड़ा सा धनी, यानी कि उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से उसकी पत्नी आती है। एलिसन पेरेंट्स अपोज हर मैरिज टू जिमी, एलिसन के पेरेंट्स यानी कि जो जिमी की पत्नी है एलिसन, उसके जो माता पिता हैं उन्होंने उसको मना किया था जिमी से शादी करने के लिए। एंड जिमी नेवर फॉरगॉट दिस फैक्ट, और जिमी जो है यह तथ्य कभी भूला नहीं है और यह भूल नहीं पाता है। इवन दो 4 ईयर्स एट पास्ट, यानी कि 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है जिमी इस तथ्य को, इस बात को भूला नहीं है कि एलिसन के पेरेंट्स जिन्होंने उनको एलिसन को मना किया था कि उससे शादी करने के लिए, और वो जो है अपोज थे, यानी कि उसके खिलाफ थे कि वो जिमी से शादी ना करे। ही कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग नॉट ओनली एलिसन बट आल्सो हर फादर्स फैमिली, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है अपनी पत्नी को ही क्रिटिसाइज नहीं करता, यानी कि उसको ही केवल दोषी नहीं बनाता और उसका ही दोष क्यों नहीं निकालता, बल्कि उसके फादर्स फैमिली यानी कि उसकी फैमिली की भी दोष निकालता है और उन्हें भी भला बुरा कहता है। थ्रू आउट द प्ले वी फाइंड जिमी फ्यूरियस अगेंस्ट थिंग्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे पूरे प्ले में हम लोग देखते हैं कि जिमी जो है हर चीज़ के खिलाफ रहता है, हर एक व्यक्ति के खिलाफ, हर एक संस्था के खिलाफ जो है वो रहता है और हर एक लोगों के खिलाफ बोलता है। क्योंकि वो जो है यहाँ पे इस कथा, यह जो कथा है यानी कि नाटक जो है, इसका सार देखें तो उसमें हम देखेंगे कि जिमी जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको कोई जॉब्स नहीं मिल रही हैं और उसे मजदूरों वाला काम करना पड़ रहा है। इसलिए वो जो है वो हर एक चीज़ को गलत ठहराता रहता है और दोष निकालता रहता है। द रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स बॉदर्स हिम एज ही अपोज फॉर्मल रिलीजन एंड इज रिचुअल्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चर्च में घंटियाँ बजती हैं वो भी जिमी को जो है बॉदर करती हैं, यानी कि डिस्टर्ब करती हैं, उसे परेशान करती हैं, और उससे जो है घंटियों से जो है वो परेशान होता है और उनका विरोध करता है। यानी कि वह जो है धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं उनमें जो भी पूजा पाठ होता है उन सब चीज़ों का जो है वो विरोध करता है, और ख़ासकर जो घंटी बजती है उसका तो वो खासकर विरोध करता है कि ये घंटी नहीं बजनी चाहिए, और उसमें बहुत गुस्से में, प्ले में बहुत गुस्से में बोलता भी है कि ये जो है घंटियाँ जो है मेरे कानों को फाड़ देंगी। ही बिकम्स वेरी अनॉयड विद एलिसन व्हेन ही लिसन दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलेना सी इज गोइंग टू चर्च, वह जो है और गुस्सा हो जाता है और जो है वो असंतुष्ट हो जाता है और भी उसे बुरा लगता है जब वह सुनता है कि एलिसन यानी कि उसकी पत्नी हेलेना के साथ चर्च जा रही है, जबकि वो चर्च से नफरत करता है और चर्च में होने वाली पूजा पाठ से भी वो नफरत करता है। जबकि जब वो सुनता है कि उसकी पत्नी हेलेना के साथ चर्च में जा रही है और हेलेना के प्रभाव में जा रही है, यानी कि हेलेना ने उसे बहुत कुछ कह के प्रभावित कर लिया कि उसे चर्च चलना चाहिए, जबकि जिमी ऐसा नहीं चाहता है, तो वह जो है और भी ज़्यादा उसको बुरा लगता है। जिमी डिस्पाइट द यूनिवर्सिटी डिग्री दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सेटल डाउन इन लाइफ, जिमी के पास जो है एक यूनिवर्सिटी डिग्री है, यानी कि शायद वो स्नातक है, लेकिन उसको वो जो है स्नातक की डिग्री होने के बावजूद भी वह अपने लाइफ में सेटल नहीं है, यानी कि उसकी लाइफ जो है अच्छी नहीं चल रही है। ही इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्रोफेशन टू अनदर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जिमी जो है एक काम से, एक व्यापार या धंधे से दूसरे व्यापार में जा रहा है, लेकिन कहीं भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर देखें तो ही ट्राइड हिज हैंड एट मैनी थिंग्स, वह जो है कई चीज़ों में अपना हाथ आजमा चुका है, यानी वह जो है कई कामों में अपने आप को आजमा चुका है, जैसे कि जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता में भी वह जो है अपना हाथ आजमा चुका है। एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करना होता है, प्रचार करना होता है, उसके में भी जो है अपना हाथ आजमा चुका है। इवन वैक्यूम क्लीनिंग, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है सफाई कर्मी में भी अपना जो किस्मत है वो आजमा चुका है। सेलिंग स्वीट्स यानी कि मिठाई
बेचने में भी ये अपना किस्मत आजमा चुका है, जो कि किस्मत जो है इसकी इसी में थोड़ी चमकी है। चमकी क्या है, यह जो है सेलिंग स्वीट्स जो है सेल करता है, यानी कि ये मिठाई बेचता है एक्सेट्रा, यानी कि इसके अलावा भी उसने कई सारे काम किए लेकिन उनमें असंतुष्ट रहा। लेकिन जो है अभी भी वो मिठाई बेचता है, बट कुड नॉट सेटल एनीवेयर, लेकिन वो कहीं भी सेटल नहीं हो सका, यानी कि कहीं भी जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लायक पैसे नहीं कमा सका। दिस एटीट्यूड ऑफ बोर्डम, अनसर्टेनिटी एंड ड्रिफ्ट इज टाइपिकल ऑफ अ एमलेस यूथ ऑफ पोस्ट वार इंग्लैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है एटीट्यूड, यानी कि यह जो है भाव है, बोर्डम यानी कि बोरियत का ये जो भाव है, वह जो है अनिश्चितता, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहाव जो कि एक एमलेस यूथ का, यानी कि बिना लक्ष्यहीन, यानी लक्ष्यहीन युवा जो था, इंग्लैंड के युद्ध के बाद का जो लक्ष्यहीन युवा था, उसका जो है ये भावात्मक प्रतीक है। और ये जो है बोरियत और ये अनिश्चितता जो है इसी चीज़ का भावात्मक प्रतीक है। और जब इंग्लैंड में, यहाँ पे इस लाइन का सीधे सीधे मतलब समझिए कि इंग्लैंड के बाद जो भी युद्ध थे उनका प्रतीक इस प्ले में दिखाया गया है कि वो जो है बोर थे और अनिश्चित थे और उनकी लाइफ जो है वो सेटल नहीं थी। आगे कहा जा रहा है कि इन शॉर्ट द पोस्ट वार जनरेशन गेव मेनी रीजन्स टू बी एंग्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो पोस्ट वार यानी कि युद्ध के बाद का जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वह गेव मेनी रीजन टू बी एंग्री, यानी कि उसके पास बहुत सारी रीजन यानी कि कारण है गुस्सा होने के। एंड द पोस्ट वार यूथ इन पर्टिकुलर वेयर एंग्री, यानी कि जो पोस्ट वार के यूथ हैं, यानी कि जो भी युद्ध के बाद के जवान हैं, वो जो है गुस्से में रहते हैं। ऑल दिस एंगर इज वॉइस्ड बाई जिमी पोर्टर इन हिज कंस्टेंट कंडेमनेशन थ्रू आउट द प्ले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारा गुस्सा जो है जिमी का जो है निकलता है, यानी कि जिमी का दिखाया गया है। जिमी जो है ये सब गुस्सा जो है अपना दिखाता है अपनी निंदा करते हुए पूरे प्ले में, यानी कि पूरे प्ले में जो है जिमी जो है दूसरों की निंदा करेगा और उसमें जो है खुद की उसकी निंदा होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी जो है पूरे प्ले में जो है लोगों की निंदा करता है और यही चीज़ को जो है इस पूरे प्ले में दिखाया गया है। तो ये था दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर, जो कि है पोस्ट वार यंग जनरेशन का जो मूड और एंगर था उसको दिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे किस तरीके से लिखना है। मैंने आंसर दे दिया है, आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी मर्जी से भी किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी से भी इसे आप जो जो चीज़ें मैंने हिंदी में बताई हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसको ही याद कर सकते हैं, लेकिन रट्टा मारने से इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी आसानी से याद नहीं होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी। तो आप जो इस क्वेश्चन को समझिए और ये जो नीचे मटेरियल दिया गया है उसके हेल्प से जो है एक अच्छा सा आंसर अपने एग्जाम में लिख के आइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।